जी, आज की क्लास है फैसिज्म। फैसिज्म, पहले ये बताइए फैसिज्म वर्ड से आप लोग कितने वाकिफ हैं और क्या जानते हैं उसके बारे में। जी, शिफा अली नाज हाथ ही हैं आज सबसे ऊपर। फिश्तायत या फैसिज्म या फासीवाद। डॉक्टर शिफा अली नाज। जीशान साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह सर। अस्सलाम वालेकुम। सर, एक सिस्टम होता है जो जिसको गवर्नमेंटल सिस्टम होता है, जिसको एक तानाशाह लीड करता है, जिसमें मतलब एक ऊंचे तबके का इंसान पूरे नेशन को लीड करेगा। इसमें राष्ट्र को सबसे ऊपर माना जाता है और इसमें किसी भी इंसान की कोई भी जैसे कुछ भी तो मतलब उसकी जाती जिंदगी का भी ये रहता है कि उसको उसको अपने उसके लिए नेशन के लिए अगर कभी उसकी जिंदगी की जरूरत पड़ी तो उसको वो भी कुर्बान करनी पड़ सकती है। ओके, ठीक है। जी, शाहाना शाहाना खान। फासीवाद क्या है? हिंदी में पढ़ा होगा आप अस्सलाम लोगों ने। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, एक तानाशाही राजनीति को फासिज्म कहा जाता है। कुछ और बताइए आगे, इससे आगे। सर, ये सर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप में राजनीति में से जो आंदोलन हुए थे ना, जिनको जी, फासिज्म, जी सर, जिनको फासिज्म का नाम दिया जाता है। क्या होता है उसमें, होता क्या है उसमें? सर इतना पता है, तानाशाही राजनीति को कहा जाता है। तो सर अच्छा, चलिए ठीक। जी ठीक, शुमाइला रियाज। यस शुमाइला रियाज। यस सर। फासीवाद क्या होता है? फैसिज्म क्या? ये भूल गए हम, हमको याद नहीं आ रहा है। भूल गए? ऐसे पढ़ाई करते हैं कि भूल भी जाते हैं? यस सर, ब्रेन स्ट्रांग नहीं हुआ है। ब्रेन स्ट्रांग नहीं हुआ है? स्ट्रांग करने का मतलब क्या है? आप उसको लोहे वाला स्ट्रांग करेंगे? फासीवाद का तो डेली आप चर्चे में होता है ये अल्फाज, तो खासकर हिंदुस्तान के मीडिया में, अखबार मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया हो। सर वो उसके गवर्नमेंट जो बाद बिजनेस को लेबर को जी करता है जी जी, क्या कंट्रोल? वो गवर्नमेंट जो बिजनेस को, लेबर को और भी बहुत सारे चीज होते हैं, इसको कंट्रोल करता है। वो तो कैपिटलिस्ट होते हैं, कैपिटलिज्म है वो तो, जो मजदूर तबका से ज्यादा काम लेकर खुद का मुनाफा करता है, जो चीज पढ़ाई जा चुकी है, अच्छा अच्छा, सॉरी। सामने लिखा हुआ है। चलिए ठीक है, एटोमोलॉजी, इसके अल्फाज के अंदर जाते हैं कि फैसिज्म बनता कहाँ से है, कैसे बना है। ये भी लातीनी जबान, लैटिन लैंग्वेज है जो वहां से बना है, वहीं से आया है। फैसिस असल वर्ड है और ये अप्लाई होता है मिसाल के तौर पे, जैसे ये आपके सामने ये बना हुआ है, ये बंडल है और उसमें ये कुल्हाड़ा का मुंह जुड़ा हुआ है, बंडल ऑफ रॉड्स टाइड अराउंड एन एक्स। एक ऐसा कुल्हाड़ा, सारे लोग मुस्तैद होकर कुल्हाड़े की शक्ल या फिर कुल्हाड़ा का वो उसमें लगा दिया जाए और फिर किसी पे वार करे तो वो चीज खत्म हो जाए। ये एक एंशियंट रोमन सिंबल ऑफ द यूनिटी एंड स्ट्रेंथ। एंशियंट टाइम पे जो रोमन का जो एम्पायर था, उस टाइम पे इस सिंबल को इस्तेमाल किया जाता था यूनिटी और स्ट्रेंथ के लिए, अपने इज्तिमाइयत और पावर दिखाने के लिए। लेकिन आज के टाइम पे यूनिटी और पावर तो है, साथ के साथ में मजालिम भी इनके गले में लटके हुए हैं कि ये सामने वाले के ऊपर मजालिम या फिर जुल्म करने से पीछे नहीं हटते हैं। ये इसके रूट वर्ड है, एटिमोलॉजी है। इसके कुछ टीनेट्स हैं, इसके कुछ खास चीज हैं जो इसके अंदर पाई जाती हैं। वो ये चीजें हैं, आप इन चीजों को याद रखें। जिस भी नजरिए के अंदर ये चीज पाई जाएंगी, इनमें से कुछ चीज पाई जाएंगी, वो फैसिज्म की तरफ धीरे धीरे कंट्री को लेके जाएगा। इनमें सबसे पहली चीज है नेशनलिज्म, वतन परस्ती। सॉरी, इसमें टोटेलिटेरियनिज्म है। इसका मतलब होता है वन पॉलिटिकल पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी रहेगी। वन कंट्री है, एक नेशन है, वन नेशन वन पॉलिटिकल पार्टी, और वो उसके पास ही एब्सोल्यूट पावर रहेगी, मुकम्मल पावर
एक नेशन को गवर्न करने के लिए मुकम्मल पावर उसके पास होगी। टोटलिटेरियनिज्म का मतलब ये है। उसके अलावा कोई दूसरी पार्टी ना तो एग्जिस्ट करनी चाहिए, एग्जिस्ट करती है तो उसकी कोई औकात नहीं होनी चाहिए, उसके पास कोई पावर नहीं होना चाहिए। वो बिल्कुल एक हल्की-फुल्की शक्ल में रहें, नहीं तो खत्म करना चाहिए उनको भी। एब्सोल्यूट पावर, मुकम्मल पावर इनके पास होनी चाहिए, किसी एक पार्टी के पास। तो आज के टाइम पे अखबारात में और दूसरी डिबेट्स में हिंदुस्तान में अक्सर ये वर्ड सुनने को मिलता है कि जब एक नेशन है तो एक पार्टी, वन पार्टी रूल होना चाहिए। वन कल्चर, वन पार्टी रूल, वन फ्लैग, वन नेशन, इस तरह की वन वन करके सारी चीज़ों को एक-एक करके जब एक ही सारी चीज़ें हैं तो एक ही पार्टी क्यों नहीं होनी चाहिए? तो फैसिज़्म का सबसे जो बुनियादी चीज़ है वो टोटलिटेरियनिज़्म है। उसके बाद है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब वो लोग खूब तरक्की की बातें करेंगे। हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, आपके लिए हम ये मौके फराहम कर रहे हैं। हमने इतने ब्रिज बनवा दिए, वो रोड बना दिया, वो एयरपोर्ट बना दिया, इतनी जॉब्स निकाल रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ झूठ की बुनियाद पर सियासत करते हुए नज़र आएँगे। डेवलपमेंट के नाम पर सियासत करते हुए नज़र आएँगे कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन अगर उनको जाकर देखा जाए और उनको डीपली देखा जाए तो वो मुल्क को लूट रहे होते हैं डेवलपमेंट के नाम पर। इतने करोड़ों, खरबों, मिलियन, ट्रिलियन डॉलर्स और रुपीस का एक बजट बनता है किसी चीज़ के लिए कि हम इस काम को करेंगे, फिर वो काम या तो होता ही नहीं है, होता है तो वो ऐसा होता है कि वो किसी के काम नहीं आता है, पब्लिक के काम नहीं आता है। मिलिटेरि मिलिटेरिज़्म मिलिटरिज़्म का मतलब ये है कि स्ट्रॉन्ग एकदम एकदम शक्तिशाली स्ट्रॉन्ग मिलिट्री होनी चाहिए। हमारी फ़ोर्स, हमारी फ़ौज वो सबसे ताकतवर, सबसे स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए फॉर द डिफेंस, प्रमोट नेशन। अपने नेशन को प्रमोट करने के लिए और डिफेंस के लिए मतलब एक ठीक है प्रोटेक्शन की सारी चीज़ें हर मुल्क के पास होनी चाहिए। लेकिन इसमें कुछ वो ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर पहुँच के ये काम किया जाता है। और हर एक के अंदर ये चीज़ भर दी जाती है कि देखिए आर्मी सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी पावर है, वो ये कर रहे हैं। बिल्कुल है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन स्ट्रॉन्ग मिलिट्री के नाम पर लोगों के अंदर तशद्दुद तक भर दिया जाता है, नफ़रत भर दी जाती है कि वी आर द बेस्ट, हमारी कंट्री बेस्ट है, हम डिफेंस के लिए किसी को ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। हालाँकि मिलिट्री का यही काम होता है कि वो अपनी कंट्री को डिफेंस करे, लेकिन उनके अंदर नफ़रत इतनी भर दी जाती है कि जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। एक्सपेनियनिज़्म मतलब तोसी, फैलाव, टेरिटोरियल भी, ज़मीनी सतह पर भी, इकोनॉमिक एक्सपेंशन भी चाहता है, तो हर हाल में उसके अंदर ये चीज़ पाई जानी चाहिए कि वो उसमें बढ़ाव हो, तोसी हो, ज़मीन बढ़ती रहे और इकोनॉमिक बढ़ती रहे, चाहे वो बढ़े ना बढ़े लेकिन उसके लिए लगातार जद्दोजहद करना। उसके पास खुद के पास चाहे इतनी ज़मीन है कि उसमें आराम से अगले कई हज़ार साल तक आराम से ज़िंदगी गुज़ारी जा सकती है, अगर नेचुरल रिसोर्सेज़ को और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ सही से चल रहा हो, तो कई हज़ार साल तक उसी खित्ता अर्ज़ पे आराम से वो पॉपुलेशन और उसकी आने वाली जो जनरेशन होगी, वो आराम से ज़िंदगी गुज़ार सकती हैं। मगर ये इस तरह का एक वावेला भरते हैं लोगों के अंदर और मिलिट्री के अंदर और दूसरे जो भी नेशन के अंदर नागरिक रहता है, जो भी सिटीज़न रहता है, कि अपने मुल्क की जो ज़मीन है, टेरिटोरियल एरिया है, उसके अंदर लगातार मुसलसल तोसी और एक्सपेंशन होना चाहिए। अपॉर्च्युनिटिज़्म प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ द सर्कमस्टेंसेस मौके हालात का फ़ायदा उठाने का रिवाज। कोई कंट्री डूब रही है, कोई पार्टी फेल हो रही है, उनकी मिसाल देकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और कोई गलत काम हुआ है, वो एक्सीडेंटली हुआ है, उस चीज़ की मिसाल देकर खुद को बेहतर बताना या फिर अगर वो काम नहीं हो रहा है, तो कोई गलत काम करवा कर उसकी मिसाल देकर बताना कि देखिए उसकी पार्टी में, उसके एरिया में ये काम हो रहा है और अगर हमारी सरकार, हमारा मामला, हमारी पार्टी अगर वहाँ होती तो हम ये काम नहीं होने देते। बार-बार इस चीज़ की मिसाल देते रहेंगे। अगर सामने से कोई पार्टी गलती कर रही है, किसी स्टेट में कुछ अलग मामला हो रहा है और अगर इस तरह के एक्सीडेंटल मामलाज़, नेचुरल चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो खुद उन कामों को करके देंगे। आप इस कॉन्टेक्स्ट में समझ रहे होंगे कि आप ज़रा गौर करें किस तरह इस तरह के हमले करवाए जाते हैं और पूरे एक प्रोपेगेंडा गढ़ा जाता है जस्ट बिफोर द इलेक्शन और फिर अपने आप को चमकाने की कोशिश की जाती है।
उसके बाद में आता है मैस्कुलिनिटी एंड यूथ, जवानों और जो यूथ है उनको तैयार करना, उनके अंदर ऐसा जज्बा भरना कि वो अपने मुल्क के लिए बिला वजह मर मिटने के लिए तैयार हो जाएं। लड़ना है, किससे लड़ना है नहीं पता, बिला वजह दूसरी कंट्रीज के सामने रखते हुए उनके लिए नफरत भर देना उनके अंदर, उनका चाहे कैरियर बर्बाद हो, उनका चाहे कुछ भी बर्बाद हो, उनकी जिंदगी बर्बाद हो, घर बार माँ बाप, उनके अंदर ऐसा जज्बा भर दिया जाता है कि बस वो लड़ मरने के लिए और कट मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। फैसिज्म के अंदर ये चीज पाई जाती है। उसके बाद है इनेमी, ये एक मिथ होती है कि हमारा कोई ना कोई दुश्मन है, हमारा कोई ना कोई दुश्मन है, अगर दुश्मन नहीं भी है तो उसको दुश्मन बनाया जाए। पहली बात तो कोई दुश्मन होता नहीं है, नेशन स्टेट की बात ही यही होती है, फैसिज्म आगे की है। जब डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म पढ़ेंगे तो उसमें भी ये चीज आएगी इंशाल्लाह, अगर टाइम रहा तो डेमोक्रेसी पढ़ाएंगे। तो उसके अंदर ये है कि डेमोक्रेसी के अंदर खुद के अंदर ये चीज पाई जाती है, उसके ऊपर इंसान एतबार, या फिर सेकुलर डेमोक्रेसी के ऊपर इंसान एतबार तभी करता है तब वो अपना दुश्मन किसी को बनाकर रखे। उसके अंदर ऐसी सलाहियत मौजूद है ही नहीं सेकुलर डेमोक्रेसी के अंदर या फिर वेस्टर्न डेमोक्रेसी के अंदर, वो सलाहियत है ही नहीं कि वो लोगों में आराम से रन कर सके या फिर लोग उसके जरिए से आराम से जिंदगी गुजार सकें। इसीलिए वो बार बार अपना एक दुश्मन ढूंढता है। पहली बात तो कोई दुश्मन होता नहीं है, फिर वो खुद दुश्मन पैदा करता है पैसे लगाकर, फिर उस दुश्मन को मारता भी है। अब आप खुद गौर करके देख सकते हैं कि कौन सी पार्टी, कौन से गवर्नमेंट किस किस को कहाँ कहाँ दुश्मन बनाती है, फिर उसको मारने की कोशिश करती है। हम देख सकते हैं अरब ममालिक में जहां पर नेशन डेमोक्रेसी नहीं है या फिर ये सेकुलर डेमोक्रेसी नहीं है, हालांकि वो इस्लामिक मुल्क नहीं है, लेकिन उनके अंदर अगर ये नेशनलिज्म और ये सेकुलरिज्म और सेकुलर डेमोक्रेसी या वेस्टर्न डेमोक्रेसी वहां पर नहीं करती है, वहां पर बादशाहत है, और वहां पे अरबों की खुद की बादशाहत है, तो उनके अंदर इस तरह का एक दुश्मनी वाला मामला नहीं पाया जाता है कि हमारा दुश्मन वो है, हमारे दुश्मन वो है, हम वहां पर जंग कर रहे हैं। उनके पास ना कोई बहुत बड़ी मिलिट्री पावर होती है, ना कोई और चीज मौजूद होती है, वो अपने आराम से उनको जो नेचुरल रिसोर्सेज दिए हैं उसके साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन जहां पर जो ये वेस्टर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं या फिर वेस्टर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज जिन जिन कंट्रीज के अंदर चल रही हैं, उनको हम देखें कि हम लड़ेंगे टेररिज्म से, हम लड़ेंगे फलां से, हम लड़ेंगे फलां से। टेररिज्म पैदा किसने किया उस पर कोई बहस करने के लिए तैयार नहीं है, टेररिज्म आया कहाँ से, टेररिज्म होता क्या है उस पर कोई बहस करने के लिए तैयार नहीं है। बिला वजह की अपना एक दुश्मन पैदा करते हैं, करोड़ रुपए उसमें लगाते हैं दुश्मन बनाने के लिए, किसी एक कौम को कहीं दुश्मन बना लेंगे, किसी एक पार्टी को कहीं दुश्मन बना लेंगे, किसी एक ग्रुप को कहीं दुश्मन बना लेंगे और फिर उसको मारते हैं, फिर आवाम को यकीन दिलाते हैं कि देखिए ये तुम्हारा दुश्मन था, हमने इसको खत्म कर दिया और अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम हमारे ऊपर यकीन करो, मतलब वेस्टर्न डेमोक्रेसी के ऊपर यकीन करो कि ये सिस्टम तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। हालांकि इसके बैकग्राउंड में कितनी बड़ी खराबी है वो आप सोच सकते हैं कि वो खुद अपना दुश्मन पैदा करता है फिर उस दुश्मन को मारता है। तो ये इसकी हालत है। इंपॉर्टेंस ऑफ मिथ, कोई भी इस तरह की मिथ छोड़ देना कि तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है, तुम्हारे साथ वैसा होने वाला है और तुम ऐसे थे, तुम वैसे थे, बहुत सारी झूठी बातें घड़ कर अपने अवाम को वर्गलाना, ये एक अहम पॉइंट है इनके अंदर, फैसिज्म के अंदर। ये जो जब अपने आप को कलेक्ट करते हैं या फिर अपने आप को इज्तिमाइयत पैदा करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद में फिर ये कहते हैं कि हम एक नए इंसान तैयार कर देते हैं, न्यू मैन, जो सिर्फ और सिर्फ फैसिज्म के लिए तैयार रहे और अपने मुल्क को सबसे टॉप पर रखे, उसके अलावा सारी चीजों को तबाह बर्बाद कर दे, हो जाए कोई मसला नहीं है, उसका फ्यूचर क्या होगा कोई मसला नहीं है। इसीलिए अगर आगे की बात करी जाए फैसिज्म की, तो फैसिज्म का फ्यूचर क्या होता है, फैसिज्म नाफिज हो गया दुनिया में, आप भी गौर करके देखें, फैसिज्म का फ्यूचर क्या है, फिर क्या वो करना चाहते हैं। तो अगर वो सोचते हैं कि भाई ऐसी जैसे कंट्री चल रही वैसी चलती रहे, तो ऐसे तो अब भी चल रही है। ऐसे जो दूसरे अदर कंट्रीज हैं जहाँ पे ये फैसिज्म या फिर नेशनल या वेस्टर्न डेमोक्रेसी नहीं है, वो भी कंट्रीज चल रही है, रन कर रही है, बहुत अच्छे से रन कर रही है। तो इसमें इतनी तबाही मचाई, इतने लोगों के कैरियर बर्बाद किए, इतनी इकोनॉमी बर्बाद की, उसके बाद में मिला क्या, रूल करना चाहते हैं। रूल करने से क्या है, सिर्फ जब तक मुल्क के पास कुछ है, जब तक नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जब तक उसमें इकोनॉमिक ठीक ठाक है, तब तक लूट रहे हैं खूब। उसके अलावा मेरे नजर में इनके पास कोई चीज नहीं पाई जाती है, सिर्फ लूट के अलावा, लूट मार के अलावा इन्हें कुछ हासिल होता नहीं है। वो लूटपाट जब अपने आप बंद हो जाती है, जब मुल्क तबाह बर्बाद हो जाता है, अक़वाम तबाह बर्बाद हो जाती हैं, फिर उसके बाद इसका कोई फ्यूचर होता नहीं है। सामने 2 फोटोज लगी हुई हैं, इनकी हालत देख लीजिए आप, एडोल्फ हिटलर और मुसोलिनी। इन लोगों ने फैसिज्म को बहुत अच्छे ढंग से अपने वहाँ, इटली में मुसोलिनी है और जर्मनी में
एडोल्फ हिटलर ने। दोनों का फ्यूचर क्या है, दोनों की पार्टीज कहाँ गई, अब दुनिया कोई पूछने को भी तैयार नहीं है। तो इन्होंने जब ये दोनों, अगर इन दोनों के इनके फैसिज्म के इन इनकलाबात को लगाएं, और इन लोगों ने जितने ममालिक को मुतासिर किया जिनके अंदर ये काम हुए, जर्मन, पोलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, इन तमाम कंट्रीज को अगर मिलाकर देखें तो इनमें टोटल जो पॉपुलेशन की जो डेथ हुई है, इन लोगों के जरिए से मारे गए हैं, जो टोटल जो लोगों की अमवात हुई हैं, 50 मिलियन लोग इस फैसिज्म के चक्कर में मारे गए हैं इन कंट्रीज के। तब जाके सोवियत यूनियन, जो अपना आपको कहता है कि हम अब से पहले हम बहुत बड़ी पावर बन के आए, तब जाके उसकी जीत हुई, तब जाके ये मामला हुआ। और सोवियत यूनियन के आज क्या हालत है हम देख सकते हैं, क्या उसका फ्यूचर है। तो ये चंद पॉइंट्स हैं, इनको आप जहन में रखें। फैसिज्म, आप किसी भी पार्टी, किसी भी इंसान, किसी भी गवर्नमेंट को एनालाइज कर सकते हैं जिसके अंदर ये चीजें पाई जा रही हैं। इसके फैसिज्म के कॉजेस क्या होते हैं, किन वजूहात की वजह से ये वजूद में आ जाती है। एंटी इनकम्बेंसी। एंटी इनकम्बेंसी का मतलब होता है मुखालिफ सियासतदान जो होते हैं उनके खिलाफ लगातार तैयार रहना, या फिर उनको परेशान करना, या उनको गलत बताते रहना। मतलब ये नेशन डेमोक्रेसी की ये बहुत खतरनाक बात है कि एक पार्टी जब आ रही है तो दूसरे की बुराई करना उसके बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। अगर वो उसको बीट करना चाहती है तो उसके फेलोअर्स को, उसके पता नहीं क्या क्या चीजें सामने लाकर रख देती है। तो उसके अंदर एंटी इनकम्बेंसी पाई जाती है, मुखालिफ लहर एक वो उनके अंदर रहती है। पॉलिटिकल वैक्यूम, तो खालीपन कुछ ना कुछ पाया जाता है। एक पार्टी कोई रूल कर रही थी और उसकी इतनी सलाहियत नहीं है कि वो मुकम्मल तरीके से पूरे नेशन को चला सके, उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई कमी पाई जाती है, तो उसको पॉलिटिकल वैक्यूम कहा जाता है। सियासी खालीपन वहां पर रहता है। इस वजह से भी फैसिज्म वजूद में आता है। तो फैसिज्म को जगह ही नहीं मिलेगी अगर ये पॉलिटिकल वैक्यूम ना हो, अगर सियासी खालीपन ना हो, तो फैसिज्म या फैसिस्ट लोगों को, फासीवाद लोगों को जगह ही नहीं मिलेगी आगे आने का। मुसीबत ये होती है कि अच्छे लोग या फिर तो खत्म हो जाते हैं या वो करप्ट हो जाते हैं, और उनकी जगह पर ये गलत लोग और बेकार लोग आगे आते चले जाते हैं और उस चीज का फायदा उठाते हैं, जिसको नाम पीछे दिया गया था अपॉर्चुनिटिज्म। स्पेस फॉर द रिएक्शन पॉलिटिक्स। स्पेस फॉर द रिएक्शन पॉलिटिक्स, ये भी इन्हीं चीजों से मिलती जुलती बात है कि रिएक्शन जो पॉलिटिक्स है उसके लिए अच्छा खासा स्पेस होता है। हालांकि होना चाहिए, तनकीद का मादा हर चीज के अंदर पाया जाता है, लेकिन कुछ जब ज्यादा ही हो जाता है, और जब वो पिछली चीजें अगर हम सामने रखें, जब इसके पास इतनी पावर आ जाए, सारी चीजें आ जाएं, यूथ तैयार हो, तो जाहिर सी बात है रिएक्शन पॉलिटिक्स से खुद ब खुद तैयार हो ही जाता है। उसके बाद है पोलराइज्ड सोसाइटी। बंटवारा बांटने की बात खुद ब खुद शुरू हो जाती है। पोलराइज करने की अक्सर हर मुद्दे पे कोशिश की जाती है कि जो अक़वाम ज्यादातर मिलकर रहने की कोशिश करते हैं, तो उनके बीच में किस तरह बंटवारा हो, चाहे वो इनकम इक्वेलिटी के मामले पर हो, रियल इस्टेट फ्लक्चुएशन के मामले में हो, इकोनॉमिक डिस्प्लेसमेंट के मामले में हो, या फिर जबान, रंग, रूप, नस्ल, इन चीजों के ऊपर भी पोलराइज करने की कोशिश करते हैं, बांटने की कोशिश करते हैं। तो ये कॉजेज होते हैं फैसिज्म के। अब इसको खुद एनालाइज करके देखें। सिंस बट मिसगाइडेड अटेम्प्ट एट रेक्टिफिकेशन ऑफ द कैपिटलिज्म। सरमाएदारी की इस्लाह की मुखलिसाना लेकिन गुमराहकुन कोशिश होती है। अगर इसको एनालाइज करके देखें फैसिज्म की क्या है, इसके अंदर क्या कमजोरी पाई जा रही है, तो इनका मतलब रिएक्शन तो ये होता है, ये काम तो इस उसमें शुरू करते हैं कि हम जो सरमाएदाराना निज़ाम है, सेकुलरिज्म है, हम उसकी मुखलिसाना इस्लाह करना चाहते हैं, ताकि इकोनॉमिक जो अभी ऊपर बात आई ना कि पोलराइज करते हैं, वो इनकम इक्वलिटी और इकोनॉमिक डिस्प्लेसमेंट की वजह से लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनका कहना यह है कि जो सरमाएदाराना निज़ाम है, जो सेकुलरिज्म है, सरमाएदारी कैपिटलिज्म है जो, तो कैपिटलिज्म के अंदर जो ये मुखलिसाना इस्लाह करना चाहते हैं, लेकिन वो एक गुमराहकुन कोशिश होती है उनकी। उसके बाद में अगर हम देखें इसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, आप खुद देखें, इसके अलावा और भी हो सकते हैं। प्राइमेसी टू नेशन,
नॉट क्लास आइडेंटिटी। मतलब लोग अभी जैसे अगर हम अपने मुल्क की ही बात करें, कोई दलित, चमार, कुम्हार, वो पता नहीं कितनी वो जो छोटी छोटी जातें हैं उनमें बटे रहते हैं, तो वो सारी चीजें खत्म होके नेशन के सर चढ़ जाती हैं कि हम एक नेशन है और हमारे अंदर कोई इख्तिलाफ नहीं है। हालांकि ये बात कहने की अभी तक हिंदुस्तान के अंदर वो चीज नहीं हुई है। लिमिटेड प्राइवेट प्रॉपर्टी और लिमिटेड प्राइवेट प्रॉपर्टी हो जाती है, ये अच्छी बात है। सोशलिज्म इसकी तरह, फ्यूडलिज्म की तरह भी नहीं है इसमें, और मार्क्सिज्म और सोशलिज्म की तरह भी नहीं है कि स्टेट के अंदर अंडर में सारी चीजें पाएं। प्राइवेट प्रॉपर्टी की एक पॉजिटिव चीज इसके अंदर पाई जाती है। स्टेट्स कंस्ट्रक्शन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग रोल इन द सोसाइटी। स्टेट्स कंस्ट्रक्शन सिर्फ एक फेस दिखाया जाता है, मोहरा दिखाया जाता है, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग रोल इन द सोसाइटी, ये इनके अंदर बहुत एक एक अफराद के अंदर ये बड़ी चीज पाई जाती है कि प्रॉब्लम को बहुत जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और एक इसकी अगर मिसाल दी जाए तो एक साहब हैं, प्रोफेसर थे वो, उनको बेंगलोर जाना था राजधानी ट्रेन से, और बीच में कहीं भोपाल में या इंदौर में उस एसी के डब्बे में होते हैं, उसका डब्बा क्या उसका एसी खराब हो जाता है, एसी नहीं चलता है। तो उसमें एक आरएसएस का बंदा होता है और वो उतर कर एहतजाज करना शुरू कर देता है और लोगों को बताता है पहले डब्बे में ही, अपने ही उस बोगी में, कि हमने इतना पैसा दिया है, उसके बाद में भी हम क्यों हम गर्मी में मरें। और फिर वो बाहर उतर के पूरे लोगों को इकट्ठा करके एहतजाज करता है कि हमें पूरा पैसा वापस चाहिए या हमारे लिए कोई दूसरा ट्रेन तैयार करो। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इसके अंदर इतना है कि इसमें मतलब पूरी जो आईआरसीटीसी है, जो रेलवे है, उसको मजबूर कर दिया कि उनके लिए डब्बा तैयार करे या फिर एसी चलाए, उसको रिपेयर करे जल्दी से जल्दी, और जो हमारे साथ मिसमैनेजमेंट हुआ है, जो हमें उसका फैसिलिटी नहीं मिली है, उसका पैसा भी हम चाहिए, उसके बाद ही हम ट्रेन में बैठेंगे। तो उससे अगले स्टेशन पे या फिर बेंगलोर पहुंचने से पहले उनके तमाम उस बोगी के जो लोग थे उनको उसका टिकट का पैसा भी वापस कराया उन्होंने। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इनके एक एक अफराद के अंदर इतनी पाई जाती है, फैसिस्ट लोगों के अंदर। तो ये यहाँ की एक मिसाल है। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है, मुसलमान आंखें बंद करके कबूतर की तरह बैठ जाता है कि हम सब कुछ नहीं कर सकते। सोशल इंश्योरेंस एट ए वाइडर स्केल, और ये लोग इनके अंदर ये चीज पाई जाती है कि एक सोशल इंश्योरेंस है। सिर्फ अपने यहाँ के ही देखे कि बड़ा तहफ्फुज मिलता है कि ठीक है साहब, अपनी जिंदगी हम ऐसे ही गुजार लेंगे, नो इशू। और जो फिस्तायत या फासिज्म का साथ दे रहा है उन्हें कोई ज्यादा घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं, और उस टाइम पे भी ऐसे लोग थे जो कुछ अंधभक्त कह लें या फिर कुछ और नाम दे दें उनको, उनको इस चीज का डर नहीं होता है, बल्कि उनको सोशल इंश्योरेंस हो जाता है। नेगेटिव एस्पेक्ट्स कुछ हैं, उनको देखें। रिप्लेस क्लास वार विद नेशन वार। अभी तक जो लोग तबकात में जो बटे हुए थे, क्लास स्ट्रगल चल रही थी, ये उससे लड़ रहा है, वो उससे लड़ रहा है, कभी रेस की बुनियाद पर, कभी जबान की बुनियाद पर, कभी रंग रूप, ये जो छोटी छोटी जो क्लासेस में लोग बटे होते, उसमें जो आपस में खाना जंगी चल रही थी, अब वो बड़े पैमाने पर नेशन वार बन गया है। वो मसला खत्म नहीं हुआ है। इसकी नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि अभी जो लोग तबकात में बटे हुए थे, ये नोट करने का पॉइंट, जो लोग सोचते हैं कि हम एक नेशन होकर ये काम कर रहे हैं, अभी जो नफरतें छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी नफरतें बटी हुई थी कि ये इस जात का है, ये इस जात का है, ये इस जात का है, इसका ये रिलीजन है, इसका ये है, तो उन छोटी छोटी जो अभी वो नफरतें बढ़ी हुई थी, उन तमाम नफरतों को इकट्ठा करके एक नेशन का नाम देके एक बड़ी नफरत पैदा कर दी जाए और एक बड़े खतरे को मोल लिया जाए। ये इसकी सबसे बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट है। किल्ड इंडिविजुअलिटी एंड साइलेंट अपोजिशन। कोई इनफरादी तौर पर आराम से किसी को मार दिया जाता है और अपोजिशन को या तो साइलेंट करा दिया जाता है। अगर वो साइलेंट नहीं हो रहा है, खामोश नहीं हो रहा है, चुप नहीं बैठ रहा है, इनके खिलाफ बार बार बोल रहा है, तो उनको बहुत आसानी से मार दिया जाता है। ये एक फर्स्ट काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप, मतलब बदतरीन किस्म की एक बादशाहत है। ये इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि बदतरीन किस्म की एक बादशाहत है, तानाशाही है, लेकिन एक सबसे बदतरीन किस्म जो हो सकती है वो है। टू मच प्लानिंग, ये बहुत ज्यादा प्लानिंग करते हैं। किल्स स्पॉन्टेनिटी एंड द क्रिएटिविटी। तख्लीकी और जो बेसाख्ता सलाहियतें अफराद के अंदर पाई जाती हैं, अक़वाम के अंदर पाई जाती हैं, उनको खत्म कर देती हैं। एक छोटे से उस काम को करने के लिए, और चंद लोग उससे जिससे फायदा उठाते हैं, फिस्तायत में होते हैं, जो पार्टी पुल कर रही होती है, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं जिनको फायदा होता है, वो पूरे अक़वाम की, पूरे अपने कौम की, पूरे अपने लोगों की जो बेसाख्ता सलाहियतें होती हैं, उनकी जो तख्लीकी सलाहियतें उनके अंदर जो पाई जाती है, क्रिएटिविटी पाई जाती हैं, उन तमाम को खत्म कर देती है। ये इसका नेगेटिव एस्पेक्ट्स है।
उसके बाद में है इन दिस वर्थ इट इन ए नेशन few human beings remain human beings while other remains at the livestock and the cattle or was as a cog in a machine ever content that they are getting their food. मतलब क्या ये इसके काबिल है किसी कौम में चंद इंसान ही रहते हैं बल्कि दूसरे मवेशी और मवेशी से भी बदतर हो जाते हैं जो बस मशीन में एक कोक की तरह एक टूल की तरह एक पुर्जे की तरह काम कर रहे होते हैं और हमेशा इस बात पर मुतमईन रहते हैं कि उन्हें अपना चारा मिल रहा है। फैसिस्ट लोग जो इस चीज को लीड करते हैं वो इंसान बेहतरीन जिंदगी गुजारते हैं, उनकी औलादें बेहतरीन जिंदगी गुजार रही होती हैं, लेकिन दूसरे लोग या तो मवेशी हो जाते हैं, जानवर हो जाते हैं, या जानवरों से भी बदतर किस्म की उनकी जिंदगी हो जाती है जो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट की तरह बस मशीन की तरह काम कर रहे होते हैं। उन्हें चंद टुकड़े उन्हें दे दिए जाते हैं कि तुम इन्हें खाते रहो, चबाते रहो, तुम्हारी जिंदगी गुजर जाएगी, क्योंकि उनका ना नौकरी है, ना फ्यूचर है, ना कुछ और चीज है, और वो इस बात पे मुतमईन और मगन रहते हैं कि ठीक है हमें हमारा हिस्सा मिल रहा है, और वो इसी बात पर मुतमईन रहकर फिर उनको जहां चारा बनाया जा सके वहां उनको चारा बना लिया जाता है। ये फैसिज्म की एक छोटी सी डिटेल थी जो आज की क्लास में होनी थी। कुछ चीज पूछना हो, कुछ बताना हो तो पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। जी, कुछ नहीं पूछना, बताना। समझ में आ गया है? यस सर। अब तो नहीं भूलेंगी अब शुमाइरा, रियाज? नो सर, भूलेंगे नहीं, फिर बाद में वीडियो देख लेंगे। अब वो जो 5 6 7 पॉइंट्स हैं, तो आप डेली भी ये पोस्ट बनाएं कि फिस्तायत को समझने के लिए ये 7 पॉइंट्स हैं जिसके अंदर ये चीज पाई जाती है। फासीवाद को समझ सकते हैं, उसके अंदर फासीवाद पाया जाता है, उसकी क्या कमियां हैं आप लोग उसमें खुद अपने नोट्स में लिखिए, क्या और पॉजिटिव चीजें हो सकती हैं और लिखिए। फिर इंशाल्लाह कल जो हमारे मुल्क में हो रहा है उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। आज की क्लास सिर्फ इतनी ही थी। कुछ पूछना हो, बताना हो तो अभी टाइम है 1-2 मिनट। जी, शिफा अली नाज।